बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो कि सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। तो पार्ट 1 में हमने लगभग 10 प्रश्नों को लेकर के बात की थी। जैसा कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वह 10 प्रश्नों पर आधारित है। 10 में से आपको 5 प्रश्न जो है हल करने हैं। तो उन 10 प्रश्नों में कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो यहाँ भी जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं उन सभी को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 में हम 10 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में आपके रेस्ट ऑफ दी 10 क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका पार्ट 3 आ जाएगा, उसमें आपके लगभग 10 प्रश्न और आएंगे। ठीक है, इसके बाद लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपके टोटल ऐसे रहेंगे जो आपके संभावित प्रश्न पर आधारित हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं विद उनके आंसर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करेंगे, यानी पार्ट 2 को। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए, इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम बात कर चुके हैं। देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 10 रहेंगे, आप सभी को पता है, लेकिन 10 प्रश्नों में भी कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये मत सोचिए कि ये शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं तो इन्हें ना पढ़ें, इन्हें भी आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 10 प्रश्नों तक देख चुके थे इनके आंसर को। आज के अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार योगात्मक मूल्यांकन से भिन्न है, यानी हाउ इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन डिफरेंट फ्रॉम समेटिव इवेल्युएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चूँकि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव में अंतर पूछा है, कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस पूछा है। देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, भिन्न है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर को देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको जो पेपर 1 है, पेपर 1 शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन था। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, इससे मैंने अंतर को भी बताया था। ठीक है, कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, जो प्रश्न आपने संभावित बताए थे उनमें से काफ़ी पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो फॉर श्योर है कि आपके 10 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो कम से कम 5 प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न भिन्न पूछा, मतलब अंतर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इस तरह का मूल्यांकन किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व या प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। वहीं अगर हम योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इस तरह का मूल्यांकन अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है ताकि उस विधि को ग्रहण करके यथावत रखें या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके द्वारा छात्र के ज्ञान स्तर का पता चलता है। वहीं अगर हम समेटिव की बात करें तो अधिगम मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है कि छात्र में पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान कितना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वह अगली योजना में अपने में सुधार कर लें। वहीं अगर हम समेटिव की बात करते हैं तो इसमें परिणाम के रूप में ग्रेड प्रदान कर दिए जाते हैं कि उसने कितना प्राप्त या उसे कितना प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, लेखन, असाइनमेंट आदि संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। वहीं अंतिम योजना, छमाही परीक्षा आदि योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये थी भिन्नता जब भी हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच में। ठीक है, आगे दिया है, अतः स्पष्ट है संरचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के चलने की अवधि या सत्र के मध्य में किया जाता है
जिससे पढ़ने की विधि में तुरंत सुधार किया जा सके व छात्रों की कमियों को दूर किया जा सके। इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है जो काल्पनिक निर्णय लेने में सहायक होती है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम या शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाता है तथा इसमें छात्रों की प्रतिक्रिया विशेष समय पर ही प्राप्त होती है जो दीर्घकालीन निर्णय लेने में सहायक होती है। तो दोस्तों ये दोनों में भिन्नता थी, भिन्नता का अर्थ होता अंतर। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें कि आप पेपर पैटर्न जो जैसा भी आए आप लिखते कैसे हैं, तो कल आपको एग्ज़ाम से पहले वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिखने का तरीका भी लॉन्ग क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, करने का तरीका पता चल सके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचमुखी एजुकेशन ऑफ वनस्थली। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो वनस्थली का कॉन्सेप्ट क्या है इसे हम समझेंगे। वनस्थली के नाम से प्रसिद्ध 850 एकड़ में फैले वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना सन 1935 में की गई। तब इसका नाम श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर था जिसे 1943 में बदलकर वनस्थली विद्यापीठ नाम कर दिया गया। इसके संस्थापक जो हैं वह पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपनी पत्नी रतन शास्त्री के साथ इसकी स्थापना के विषय में निर्णय लिया। वनस्थली की स्थापना के लिए पंडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर राज्य सरकार के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। पंडित हीरालाल शास्त्री एक सुदूर गांव बंथली पहुंचे तथा वहीं पर इस शिक्षा कुटीर की जो है स्थापना की। बंथली ही बाद में वनस्थली हो गया तथा यह संस्थान वनस्थली विद्यापीठ के नाम से लोकप्रिय हो गया। यह संस्था 1983 से स्कूल एवं विश्वविद्यालय के रूप में मात्र बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। ध्यान रखिएगा जो वनस्थली विद्यापीठ है यह जो है आप कह सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आगे दिया है कि वनस्पति विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा पद्धति पर बल दिया जाता है अर्थात इसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला शिक्षा, नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वनस्थली विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य छात्राओं का संपूर्ण विकास करना है। यहाँ की शिक्षा पद्धति मुख्य विशेषता यह है कि भारत के कोने कोने से छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। वर्तमान में विदेशी छात्राएं भी अधिक संख्या में इस शिक्षा केंद्र का भरपूर लाभ उठा रही हैं। आगे दिया है कि वनस्थली विद्यापीठ में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ही उचित व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक ही उचित व्यवस्था। इस प्रकार वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ शिशु शिक्षण से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए अनुसंधान कार्य हो रहा है। वनस्थली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। वनस्थली विद्यापीठ भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का सदस्य है। ठीक है, आगे भी चीज़ें दी हैं वनस्थली के बारे में, आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर विशेषताओं से चीज़ें हम समझ लेंगे। विशेषताओं में दिया है कि वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा एवं उसे संपन्न करने के लिए जो विशेष प्रवृत्तियाँ आयोजित की जाती हैं उनके आधार पर वनस्थली शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है पूर्व व पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का समन्वय होना। अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वांगीण प्रगतिशील शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विशेषताएं पूछ सकता है वनस्थली विद्यापीठ की, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय संस्कृति एवं आचार विचार पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं मर्यादा पालन में संतुलन है। सादा जीवन यापन किया जाता है। गणवेश खादी वस्त्र होता है। गणवेश यानी जो आपका पोशाक, जो पहनावा, जैसे कॉलेज ड्रेस होती है तो वह खादी वस्त्र की होती है। छात्राएं अपना निजी एवं घरेलू कार्य स्वयं करती हैं। लास्ट है छात्राएं छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के सामूहिक जीवन यापन करती हैं। तो ये था वनस्थली विद्यापीठ की विशेषताएं भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा पूछा जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि NCFTE 2009 द्वारा प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा दीजिए। कैसी रूपरेखा है बतानी है। अगर हम बात करें NCFTE 2009 की, गिव एन आउटलाइन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एज गिवन बाय NCFTE 2009। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन NCFTE 2009। सामान्य सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे हम। इंट्रोडक्शन में दिया है कि प्राचीन काल से शिक्षक के दायित्व एवं कार्यों से भविष्य निर्माण प्रगति को देखते हुए शिक्षा शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा शिक्षक कार्य को सम्मान दिया गया है। शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है। वर्तमान स्थिति में भले ही शिक्षण में नई शैली एवं तकनीकी का प्रयोग हुआ है, परंतु शिक्षक की महत्ता एवं योगदान को भविष्य के निर्माण में नकारा नहीं जा सकता। शिक्षक के कार्यों एवं सुविधाओं के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया जाता है, जो अपनी संस्तुतियों में शिक्षा एवं शिक्षक विकास से संबंधित पुराने नियमों में सुधार एवं समय अनुकूल नियमों को क्रियान्वयन करने से संबंधित सुझाव देते हैं। आयोग अपने सुझावों में इस बात का विशेष महत्व देते हैं कि योग्य शिक्षकों के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये थे राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा। इसकी रूपरेखा पूछी है, ठीक है। रूपरेखा आप देख लीजिएगा एक बार किताब से, क्योंकि किताब में काफ़ी बड़ा इसका जो मैटर है वो दिया हुआ है। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे दिया शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षा को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सेवारत शिक्षक की प्रशिक्षण व्यवस्था, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान, शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन विद्यालयों की मान्यता, शिक्षक शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग और उनके प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, रूपरेखा में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। इसी क्रम में शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं विद्यार्थी साक्षरता दिया है। स्तर को ऊंचा करने हेतु शिक्षा का अधिकार 2009 अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दिया गया है। शिक्षा की व्यवस्था हुई है, इसने शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं कार्यों में वृद्धि कर दिया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अभिभावक शिक्षा संबंधी त्रुटियों को ध्यान न देकर शिक्षक को ही संबंधित कमियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षक व्यवस्था की संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक ही होता है, ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा को ही माना जाता है, किसके? अभिभावक के द्वारा। अभिभावक एवं समाज के दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य बालक की शिक्षा ही नहीं बल्कि उसकी उपलब्धि के द्वारा अभिभावक एवं समाज को संतुष्ट करना भी है। इन सभी स्थितियों में शिक्षक को अपने कार्यों को प्रभावपूर्ण बनाने एवं कर्तव्यों के निर्वाह हेतु एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया गया है, जो समयानुसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बना सके। नवाचार एवं नवीन विचारों के प्रयोग हेतु शिक्षक शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें शिक्षक शिक्षा संबंधी पूर्णतया नवीन विचारों का प्रयोग हुआ है। आगे दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति हेतु शिक्षकों का निर्माण करना, साथ ही इसके द्वारा शिक्षकों में सुधारात्मक सुझावों के द्वारा राष्ट्र की प्रगति हेतु आदर्श शिक्षक का निर्माण करना भी है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 ने 2 प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण किया है, प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य। इतना काफ़ी रहेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, तो आप इन्हें एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के बारे में चीज़ें। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था या आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाठ्यक्रम में तकनीकी प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन करिकुलम। तो देखिए ये भी पहले जो भी 10 प्रश्न बताए गए थे उनमें ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो आप इसे प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु के चयन के मानदंड क्या हैं।
देखिए इसे भी मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, बाकी क्वेश्चन वही है आपका, ठीक है। तो इसे भी आप प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हैं इसके आंसर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। राइट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सेक्शन फॉर करिकुलम, ये आपका क्वेश्चन है। लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम के आकलन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। अधिगम के आकलन और मूल्यांकन यानी एक्सप्लेन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, तो इसे हम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों ये है पाठचर्या छात्र आकलन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध। इसमें मूल्यांकन अधिगम मूल्यांकन से संबंधित पूछा था, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। छात्र आकलन एवं मूल्यांकन पाठचर्या विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। शिक्षक पाठ्यक्रम की जटिलता को समझते हैं जिसे सीखने के परिणामों के रूप में व्यक्त किया जाता है। वे आगे भी समझते हैं कि बहुत से अधिगम परिणामों को केवल परंपरागत पेंसिल एवं कागज तकनीक का उपयोग कर मापन नहीं जा सकता है। इस तरह छात्रों को भी पाठचर्या का मूल्यांकन करना चाहिए जिसका उन्होंने अध्ययन किया है। कक्षा शिक्षक भी छात्रों का मूल्यांकन उसी आधार पर करता है जिस पाठचर्या को छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये अनुचित होगा कि छात्रों का मूल्यांकन उस पाठचर्या के आधार पर किया जाए जिससे अध्ययन के लिए उन्हें समय भी नहीं प्रदान किया गया। मूल्यांकन कार्यक्रम क्या है कि शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन पाठ्यक्रम विकास एवं कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अवयव है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम घटकों एवं सामाजिक लक्ष्यों, छात्रों की उपलब्ध संसाधन, बातचीत के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यक्रम का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। ये शिक्षा नीति के आलोक में शैक्षिक संरचना के सभी स्तरों पर स्वीकार किया जाता है। इसके विशेष लक्षण विद्यालय एवं समुदाय के कल्याण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कार्यक्रम के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के कार्यक्रमों को और अधिक प्रासंगिक तथा समाज की बदलती ज़रूरतों को पूर्ण करना तथा छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इतने ही थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आंसर भी तैयार करने रहते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो पूरी तरह से पूछ ही सकता है कि यही आएंगे, तो ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिनका वीडियो आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। लगभग हम 5 से 8, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, 5 से 8 प्रश्नों पर बात करेंगे। और कल है आपकी 8 तारीख, ठीक है। 7 तारीख है, आज 6 है, तो हम 7 तारीख तक सभी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप 8 तारीख तक उन्हें अच्छे से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर तैयार करते चलिए। ये मत सोचिए कि अभी 2 दिन है तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल क्वेश्चनों की बात करें कि अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कितने मिलेंगे, तो लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 1 में जो है वह मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएं। पार्ट 2 में आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए ये तो आप कवर करेंगे ही। पार्ट 3 और 4, 3 शाम तक अपलोड होगा और 4 कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो पेपर है वह कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो आपके रेस्ट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर देंगे। ये सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ज़रूर ध्यान दे करके पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, तो उसका भी PDF अलग से अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।